अस्सलाम वालेकुम। सबसे ज़्यादा जो हॉट टॉपिक है वो यही है कि मुल्क का एक चीफ़ एग्जीक्यूटिव होता है और फिर उसके बाद हमें पता चले कि एक डेप्यूटी चीफ़ एग्जीक्यूटिव यानी जो मुल्क का चीफ़ एग्जीक्यूटिव है वो प्राइम मिनिस्टर है और फिर एक डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर बन गया है और बना दिया गया है। और क्यों बना दिया गया है, ये किसके लिए पैगाम है, और जिन शख्सियत को बनाया भी गया है उन्हीं शख्सियत को क्यों बनाया गया है। ढेर सारे सवालात हैं इसके गिर्द जो घूम रहे हैं, तो मैंने सोचा कि आज इसी बारे में हम बात कर लेते हैं। लेकिन सबसे पहले जितने भी नून लीग वाले हैं उन सबको मैं ये खुशखबरी देना चाहूँगी, क्योंकि जितने भी नून लीग के सपोर्टर्स हैं, जितने भी नून लीग के वोटर्स हैं, वो तो यही चाहेंगे ना कि जो नवाज़ शरीफ है वो उनको ड्राइविंग सीट पर नज़र आए। तो अगर मैं ये कहूँ कि नवाज़ शरीफ की डेट पक्की हो गई है, नवाज़ शरीफ को तारीख़ मिल गई है, या फिर मैं आपके सामने वो तारीख़ रखूँ, वो अनाउंस करूँ तारीख़ कि भाई इस तारीख़ को नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो पार्टी की सदारत संभाल लेंगे, और सिर्फ सदारत ही नहीं संभालेंगे बल्कि पार्टी के अंदर बहुत से आपको चेंजेस भी नज़र आएंगे। तो है ना फिर ये खुशी की बात। तो तारीख़ लिखिए, मई की तारीख़ है और 11 मई, जी हाँ 11 मई को जो नून लीग है उनका सीईसी का और जनरल काउंसिल का जो इजलास है वो बुला लिया गया है। और इसके अंदर मैं आपको पहले से बता रही हूँ कि नवाज़ शरीफ साहब बिला मुकाबला, क्या सुना है आपने और क्या कहा है मैंने, बिला मुकाबला नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो PMLN के बिला मुकाबला सदर मुंतखब हो जाएंगे। अब बात रही जनरल सेक्रेटरी की, तो उसमें भी तब्दीली आएगी, क्योंकि इस टाइम पे जो जनरल सेक्रेटरी हैं वो हैं जी एहसन इकबाल साहब। और एहसन इकबाल साहब इस वक्त हुकूमत में भी हैं, उनके पास बहुत इंपॉर्टेंट किस्म का पोर्टफोलियो है और हुकूमत का प्रेशर बहुत है, क्योंकि काम बहुत है और इस दफ़ा काम करना भी है, और जितना ये माजी में काम करते रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा काम करना है। उसकी वजह यह है कि ये नून लीग का आखिरी मौका है। नून लीग एंड पीपल्स पार्टी भी टू सम एक्सटेंट, लेकिन पीपल्स पार्टी की उतनी रीच नहीं है जितनी नून लीग की है। लेकिन क्योंकि नून लीग पंजाब में ज़्यादा उसकी फॉलोइंग है एज़ कम्पेयर टू पीपल्स पार्टी। पीपल्स पार्टी ने पंजाब को कभी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी, और वो शायद इसमें इंपॉर्टेंस देने में यकीन भी नहीं रखते। वो ये समझते हैं कि दे आर प्रिटी हैप्पी विद सिंध एंड विद बलूचिस्तान, एंड देन पंजाब को वो इत्तेहाद के साथ या गठजोड़ के साथ अपना कर लेंगे और बस विफाक में हुकूमत मिल जाए। तो ये पीपल्स पार्टी का तर्ज है। अभी मैं सही गलत की बात नहीं कर रही, मैं सिर्फ आपको ये अपडेट दे रही हूँ। तो उसमें प्रॉब्लम ये है कि नून लीग ने और कहीं ना कहीं नवाज़ शरीफ ने ये फ़ैसला कर लिया है। और ये मैं आपको बताती हूँ, ये वाला जो फ़ैसला है ना, ये फ़ैसला जब नवाज़ शरीफ साहब लंदन में थे आज से 2 साल पहले, जब मेरी नवाज़ शरीफ से लंदन में मुलाकात भी हुई थी, 3 घंटे की वो लंबी मुलाकात थी, और उस 3 घंटे की मुलाकात के ना कहीं नवाज़ शरीफ साहब उसी टाइम पर ये डिसाइड कर चुके थे कि हुकूमती PMLN अलग होनी चाहिए और जो पार्टी की जो PMLN है ना वो अलग होनी चाहिए। मतलब कि हुकूमत के अंदर जो लोग हैं उनको पार्टी के अंदर अगर कम ही ओहदे मिलें तो अच्छी बात है। उसकी वजह यह है कि क्लैश आ जाता है ना। अब देखिए, अगर नवाज़ शरीफ साहब जब पार्टी के सदर बनेंगे तो वो पूरे मुल्क में जा कर के पार्टी की तंजीम साजी करेंगे। अभी देखें, हुकूमत के लिए और पाकिस्तान के लिए तो वो जो कुछ कर सकते हैं वो तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन पार्टी के लिए भी तो कुछ करना है ना, क्योंकि आखिरी मौका है। और अभी जिस तरह से पिछले इलेक्शन में जिस तरह से ये लोग गए हैं कि नवाज शरीफ दिखा करके शहबाज शरीफ बेच दिया, उसमें सबसे ज़्यादा बुरा ये है कि ब्रांड नवाज शरीफ को नुकसान पहुंचाया और शहबाज शरीफ साहब को भी एक तरह से थोड़ा सा उनकी भी घटी। भाई सीधा बोल देते, इश्तिहार छापने की क्या ज़रूरत थी कि भाई नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बनेंगे। सीधा पहले ही बोल देते तो आप यकीन करें कि लोग इनको ज़्यादा वोट करते। लोगों को ऑनेस्टी पसंद है, नून लीग वालों को ये पसंद आता, रादर देन कि जो अभी नून लीग वाले जिस तरह से फील कर रहे हैं कि यार उनके वोटर को तो लग रहा है साढ़े नाल तो धोखा हो गया। हालांकि शहबाज शरीफ साहब के अपने प्लस पॉइंट्स हैं। जिस तरह का सेटअप है जिसमें आपने विजन से ज़्यादा काम करके दिखाना है, आपने परफॉर्म करके दिखाना है, तो शहबाज शरीफ साहब इज़ टू गुड विद दैट। लेकिन जमहूरियत, सियासत, विजन, लीडरी, ये भी तो कोई चीज़ होती है। तो आवाम को अगर बताकर करते, पाकिस्तान की आवाम बड़ी ज़बरदस्त है भाई। नून लीग के सपोर्टर्स वैसे ही बड़े ज़बरदस्त हैं। वो इतना बेलौस प्यार करते हैं कि अगर नवाज शरीफ उन्हें कहते कि भाई जिस पर मैं हाथ रखूँगा, जिसको मैं कहूँगा वज़ीर आज़म बनाना है, फिर भी लोग नवाज शरीफ को वोट करते। इस तरह से एक
बैड टेस्ट नहीं आता। खैर एनीवेज ये इस तरह की बातें तो चलती रहेंगी, फिर किसी और वक्त में बातें कर लेंगे। अभी मैं आपको खबर दे दूं तो क्या 11 मई को बन जाएंगे जी नवाज शरीफ साहब सदर, और पार्टी के अंदर आपको इंतजामी अमूर के अंदर भी चेंजेस नजर आएंगे। और आपको पता है कि सीनियर वाइस प्रेसिडेंट जो पार्टी की है मरीम नवाज, उस टाइम पे चीफ मिनिस्टर है, शायद उनसे तो ओहदा सीनियर वाइस प्रेसिडेंट का ना लिया जाए, लेकिन ऑफ कोर्स नवाज शरीफ साहब के सदर बनने से और जनरल सेक्रेटरी के चेंज होने से नाम आ रहा है साद रफीक साहब का। आई डोंट नो कि अब साद रफीक साहब इसको एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं करते। हो सकता है वो पार्टी के मामलात तक इस ओहदे को एक्सेप्ट कर लें, या एक और नया ओहदा उनके लिए क्रिएट कर दिया जाए, या शायद उनको शाहिद खाकान अब्बासी साहब की जगह सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बना दिया जाए। लेकिन साद रफीक साहब का जो नाम है वो अभी फिलहाल जनरल सेक्रेटरी के लिए आ रहा है पार्टी की, और इस तरह के और बहुत से नाम होंगे जिनमें कुछ ना कुछ तब्दीली की जाएगी। अगर वो 11 मई को ना भी हुई, फॉर दैट मैटर, एक तब्दीली तो लाजमन हो रही है, विच इज़ द सदर ऑफ PMLN। आगे जाकर इंतजामी तब्दीलियां होनी हैं, क्योंकि अगले इलेक्शन की भी तो तैयारी करनी है। इस टाइम पर, ये सिर्फ नून लीग के लिए नहीं अब कह रही, ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए कह रही हूँ कि इस टाइम पर सबको पता है कि उनका आखिरी मौका है और एक टाइम फ्रेम है सबके पास। उस टाइम फ्रेम के अंदर सबने करना है। अब जिस पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं किया, अगली दफ़ा बोरिया बिस्तरा बंद, उसकी जगह पर एक नया ऑल्टरनेटिव आ जाएगा, उस सीट पर एक नया ऑल्टरनेटिव आ जाएगा। ये हम लोग हैं, एंकर्स, पॉलिटिकल कमेंटेटर्स या आम आवाम जो कि पार्टी टू पार्टी देख रहे हैं, ठीक है। वरना अदरवाइज तो रियासती तौर पर इसको सीट टू सीट, कैंडिडेट टू कैंडिडेट उस तरह से देखा जा रहा है। नजरिया है ना देखने का, ये उस तरह से देखा जा रहा है। इट इज़ नॉट अबाउट पार्टी, क्योंकि अगर पार्टी टू पार्टी देखा जाता तो मैं तो समझती हूं कि जो हालात थे और जो हालात हैं, PTI वालों में से एक बंदा ना जाता नेशनल असेंबली के अंदर, लेकिन गए ना। सो इट इज डिपेंडिंग अपॉन पर्सन टू पर्सन, हल्का टू हल्का एंड कैंडिडेट टू कैंडिडेट, कि किसके पास क्या है ऑफर करने के लिए, किसके पास क्या है। एनीवेज, एक तरफ तो ये बात आ गई। अब आ जाए जी ये जो मज़ेदार बातें हो रही हैं इसहाक डार साहब के हवाले से, ये सारा कुछ ये मैं आपको बताती हूँ। इसहाक डार साहब को क्यों मनाया गया, किसको क्या पैगाम पहुंचा, ये इसके 2-3 सिनेरियोज हैं, वो मैं तीनों आपके सामने रख देती हूँ। लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि पीपल्स पार्टी को तो इस मुद्दे पर बिल्कुल नहीं बोलना, और मैं अलाउ भी नहीं करूँगी। उसकी मैं आपको वजह बताती हूँ, और आप लोग भी बिल्कुल अलाउ मत कीजिएगा, क्योंकि पीपल्स पार्टी के जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब जो हैं, वो सबसे पहले जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब थे जो कि पाकिस्तान की तारीख के, इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, पहले डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर बने थे। दूसरे डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर नुसरत भुट्टो साहिबा बनी थी। तीसरे डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर चौधरी परवेज़ इलाही बने थे, और माशाल्लाह जो चौधरी परवेज़ इलाही साहब बने थे ना, वो पीपल्स पार्टी की आशीर्वाद से बने थे, ठीक है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब हो गए या नुसरत भुट्टो साहिबा होगी, वो तो किसी और की आशीर्वाद से बने थे, लेकिन जो चौधरी परवेज़ इलाही साहब हैं, ये पीपल्स पार्टी की ही आशीर्वाद से बने थे डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर। और चौथे नंबर पर हैं जी इसहाक डार साहब। तो देखिए जी, इसहाक डार साहब को बुरा भला कहने से पहले, आई नो इट्स बैड ऑप्टिक्स, उसके ऊपर मैं आऊंगी, वो अगला हिस्सा है मेरी वीडियो का, लेकिन एकदम से मुंह खोल करके कुछ भी बुरा बोलना या कुछ भी ऐसा बोलना, आप ये अपने दिमाग में रख लें। चौथे नंबर पर हैं भाई इसहाक डार साहब इस लिस्ट में, चौथे नंबर पर है। ही इज ऑन नंबर 4, ही इज नॉट द पायनियर, कोई पहली दफा नहीं ऐसा हो रहा। अच्छा जी, अब साबिक वजीर मुमलिकत बराए खजाना डॉक्टर आयशा गौस पाशा के मुताबिक इस वक्त हर पाकिस्तानी 2,88,000 रुपये का मकरूज है। यही नहीं, पाकिस्तान ने आइंदा 3 बरसों में IMF को 60 अरब डॉलर्स अदा करने हैं, रुपये भी नहीं, डॉलर्स। एक तरफ नून लीग के जो साबिक हुकूमती ओहदेदार हैं, पाकिस्तान की अबतर माशी सूरत हाल बता कर कौम को डरा रहे हैं, तो दूसरी तरफ नून लीग के ही मौजूदा हुकूमती ओहदेदार वज़ीर आज़म खेल रहे हैं। अब ये मैं क्यों कह रही हूँ कि वज़ीर आज़म खेल रहे हैं, क्योंकि कोई ईद से पहले मैंने अपना शो अता तारर साहब के साथ किया, और उस टाइम पे जाहिर सी बात है वो वज़ीर इत्तलात थे, और अता तारर साहब के साथ मेरी बड़ी अच्छी सलाम दुआ है। और अता तारर साहब से मैंने पूछा, ऑन एयर पूछा, मैंने कहा कि ऐसे ऐसे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बना रहे हैं इसहाक डार साहब को। तो इस अता तारर साहब ने उस वक्त निगेट किया। अता तारर साहब ने कहा कि बीनेश आप मुझे बताएं ऐसी कोई पोस्ट होती है? तो मैंने कहा भाई क्रिएट की जाती है, पोस्ट होती तो नहीं क्रिएट की जाती है, क्या ऐसी कोई बात? उन्होंने कहा नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन एग्जैक्टली 30 डेज़ के बाद हमने देखा कि ये बन गए थे।
تو اس وجہ سے میں کہہ رہی ہوں کہ یہ کھیلا ہی تو جا رہا ہے نا. اس وقت کہہ دیتے لیکن آئی کمپلیٹلی انڈرسٹینڈ, تب شاید وہ بتانا نہیں چاہ رہے ہوں گے, اور معاملات کس طرح سے چل رہے ہیں سسٹم میں یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے. خیر جی, ڈار صاحب جو نواز شریف صاحب کے سمدھی ہونے کے ناطے پہلے ہی پوری پارٹی پر بھاری تھے, ان کی دل پشوری کے لیے انہیں وزیر خارجہ کے ساتھ ساتھ اب ڈپٹی وزیر اعظم بھی بنا دیا گیا ہے. اب دل پشوری کی ٹرم میں کیوں استعمال کر رہی ہوں, وہ میں اس لیے استعمال کر رہی ہوں کیونکہ جو ڈپٹی وزیر اعظم اور وزیر خارجہ یہ دونوں سن کر کے عہدے, ان کا دل تو بہت خوش ہوگا, لیکن آئین پاکستان ڈپٹی وزیر اعظم کو کوئی اختیار نہیں دیتا, ٹھیک ہے. لہٰذا یہ عہدہ خالصتاً ایک اعزازی عہدہ ہے. کچھ چیزیں اعزاز کے طور پر ہوتی ہیں, دکھانے کے لیے ہوتی ہیں. اب دکھایا کس کو کیا جا رہا ہے اس پر بات کر لیتے ہیں. ڈار صاحب خود کو ڈپٹی وزیر اعظم کہلوا کر تو بہت خوش ہوں گے, مگر ایسے غیر ضروری اقدامات سے عوام خوش نہیں ہیں, یہ مجھے ان کو بالکل بتانا چاہیے کیونکہ بیڈ آپٹکس جاتے ہیں, ٹھیک ہے. اب اس پر تو صرف میں یہی کہہ سکتی ہوں, اسحاق ڈار صاحب کے لیے تو اس وقت سچویشن یہ ہے کہ ان کو چپڑی ہوئی مل رہی ہیں, وہ بھی دو, ایک نہیں دو چپڑی ہوئی مل رہی ہیں, ایک وزیر خارجہ اور پھر اوپر سے ڈپٹی پرائم منسٹر. اب اگر جائزہ لیا جائے کہ جس عہدے کا کوئی فائدہ ہی نہیں تو اس عہدے پر نواز شریف کے دستے راست ڈار صاحب کو لانے کی ضرورت کیوں پیش آئی, یہی آپ جاننا چاہتے ہیں نا. تو اس کے مختلف جواب ہو سکتے ہیں, اس کے مختلف سینیریوز ہیں, مختلف تھیریز ہیں. ایک تھیوری یہ کہتی ہے کہ شہباز شریف کے وزیر اعظم بننے, محمد اورنگزیب کے وزیر خزانہ بننے اور خاص طور پر محسن نقوی کے وزیر داخلہ بننے پر یہ تاثر قائم ہو گیا ہے کہ یہ حکومت آئی نہیں بلکہ لائی گئی ہے. حکومت سازی کے جو فیصلے ہیں نون لیگ نہیں بلکہ کوئی اور کرے, یعنی فوجی بھائی کر رہے ہیں. اور نواز شریف سے متعلق بھی یہ تاثر قائم ہو گیا ہے کہ جی سسٹم میں ان کی قبولیت باقی نہیں ہے, فوجیوں کو ان کے اوپر اعتراض تھا, مطلب سارا کچھ ہی فوج سے پا دو, سارا کچھ فوج سے پا دو. ڈار صاحب کی خزانے سے دوری کے پیچھے بھی نواز شریف کی قربت ہی ہے. سو کٹ بتلی سرکار کے تانے سن کر نواز شریف صاحب بڑے پک گئے اور انہوں نے اب معاملات اپنے ہاتھ میں لینے کا سوچ لیا ہے, اور وہ 11 مئی کو ایک بار پھر خود کو پارٹی کے صدر بنانے جا رہے ہیں. اور اسحاق ڈار کو ڈپٹی وزیر اعظم کے عہدے پر لانے کے پیچھے بھی نواز شریف ہی ہیں, اور سب کو دکھانا چاہتے ہیں کہ جی نواز شریف از ناٹ ڈن یٹ, از ناٹ اوور یٹ, ہی از اسٹل ویری مچ دیئر. دوسری تھیری یہ ہے کہ بڑے میاں صاحب چین کے دورے پر ہیں اور چھوٹے میاں صاحب سعودی عرب میں موجود ہیں. ڈار صاحب کو ڈپٹی وزیر اعظم بنانے کا مقصد دوست ممالک کو یہ پیغام دینا ہے کہ بھائی جان شہباز صاحب اکیلے نہیں ہیں, شہباز صاحب کوئی الگ کیمپ نہیں ہے, شہباز حکومت نواز شریف سے الگ بالکل نہیں ہے, شہباز سرکار بھی نواز شریف ہی چلا رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ اس دعوے کو ثابت کرنے کے لیے ڈار صاحب کے جو ڈپٹی وزیر اعظم کا نوٹیفیکیشن اتوار کو اس وقت جاری کیا گیا جب شہباز شریف اور اسحاق ڈار دونوں ساتھ سعودی عرب میں موجود تھے. آج تو بلکہ ریاض میں انہوں نے اکٹھے وہ کانفرنس بھی, وہ ساری باتیں ہو رہی تھی. تیسری تھیری یہ وہی گھسی پٹی, وہی دقیانوسی, وہی پرانی تھیری ہے کہ نون میں سے شین نکل آئے, نون لیگ شین لیگ دو الگ الگ کیمپس ہیں, دونوں آمنے سامنے ہیں, دونوں گروپوں میں اختیارات کی رسا کشی کا نتیجہ اسحاق ڈار کے ڈپٹی وزیر اعظم کی صورت میں نکلا ہے. اب شہباز شریف اپنی حکومت جسے چاہے چلائیں, مگر نواز شریف براستہ اسحاق ڈار ہر حکومتی معاملے پر اپنا چیک رکھیں گے. اسحاق ڈار کے ڈپٹی وزیر اعظم بننے کے پیچھے کوئی بھی وجہ ہو, میں نے آپ کو تینوں وجوہات بتا دی ہیں, لیکن ایک چیز جو کہ عوام کے پرسپیکٹو سے میں بتا رہی ہوں وہ یہ ہے کہ یہ بات بالکل کلیئر ہے کہ اس سے پاکستان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. نقصان نون لیگ کو, صرف نون لیگ کو اگر ہوا, نہ نقصان ہے نہ فائدہ ویسے تو, لیکن نقصان اگر ہوا تو وہ بھی نون لیگ کو یہ ہوگا کہ جی بیڈ آپٹکس ہیں شہباز شریف صاحب کے ہوتے ہوئے, ڈار صاحب اور اعزازی عہدہ ہے, وائی دیٹ سو سمپل ایک اعزاز کے طور پر سمبولک, فائدہ اس کا کچھ نہیں ہے. تو نہ فائدہ نہ نقصان, یہ وہ والی صورتحال ہے. ڈار صاحب کی دوسری وزارتوں میں مداخلت مجھے لگتا ہے کہ بڑھ جائے گی, اس سے سرکاری مشینری مزید کنفیوز ہو جائے گی, مجھے یہ لگتا ہے. آپ بتائیے گا کہ آپ کو اس سے کیا کیا لگتا ہے کہ کیا ہو سکتا ہے. دو طرفہ احکامات ملنے پر پہلے سے جو وینٹیلیٹر پر موجود آپ کی جو بیوروکریسی ہے یا آپ کا جو موجودہ نظام ہے وہ دم توڑ گیا ہے, تو بہتر یہی ہے کہ نون لیگ جو ہے وہ عہدوں کی دوڑ سے باہر نکلے, میں تو یہ کہوں گی, اور شریف خاندان کے بجائے ملکی مفاد کے لیے کام کرے. یہ میری اپنی ایک ذاتی ایک ٹپنی ہے جو کہ میں ان کو دینا چاہوں گی نون لیگ والوں کو. ویسے تو خیر یہ سنتے نہیں ہیں کسی کی, کیونکہ یہ سیاستدان نہ کسی کی بھی نہیں سنتے. معاملہ پتہ کیا ہے, یہ سیاستدان اس لیے بھی کسی کی نہیں سنتے ہیں کیونکہ ان کو لگتا ہے, یا جو ان کو گائیڈ کر رہا ہوتا ہے نا, وہ ان کو ایک بڑا کور میں رہ کر کے گائیڈ کر رہا ہوتا ہے. جیسے اگر آپ پی ٹی آئی والوں کو دیکھ لیں, اب پی ٹی آئی نے سوچتے بوجھتے وہ نشان کے چکر میں اپنی آپ کو ضم کر دیا سنی اتحاد میں. اب وہ دیکھا ہی نہیں کہ سنی اتحاد والے جن کا گھوڑا نشان ہے ان کے
जो अपने बंदे हैं वो तो खुद आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ रहे हैं, हामिद रज़ा, अब उसमें जम भी हो गए। अब हामिद रज़ा साहब जो हैं उन्होंने एक मशवरा दिया, अब सुन्नी इत्तेहाद पीटीआई एक ही है ना, उन्होंने मशवरा दिया कई जज्बात में या पता नहीं उन्होंने किस कैफियत में वो मशवरा दिया, उन्होंने एक मशवरा दे दिया कि भाई हमें ना असेंबलियों से इस्तीफे देके, क्योंकि हमें सीटें कम मिली हैं, जाओ भाई हम ये सीटें भी नहीं लेते और हमें बहुत कम सीटें मिली हैं और हमने तो भाई पूरी 200 सीटें 250 सीटें 190 सीटें पता नहीं कहाँ से गिनतियाँ ले आते हैं, जितनी भी सीटें जीती, तो हमें क्योंकि सीटें ठीक से नहीं मिली हैं, ये हमारी नहीं है, तो भाई जाओ हम नहीं खेलते, भाई हम नहीं खेलते, तो हम ऐसा करते हैं कि हम इस्तीफे दे देते। तो इस्तीफे का लफ्ज़ आना ही था, इस्तीफे का अलिफ अभी निकला था हामिद रज़ा साहब के मुँह से, सुन्नी इत्तेहाद वालों के मुँह से। वो जो पीटीआई है जो कि अभी एक्चुअली मतलब मैं वही कह रही हूँ ना, ये तो अपनों को ही आंखें दिखाते हैं, पीटीआई अभी तो है ही नहीं ना, ये तो सुन्नी इत्तेहाद है पार्लियामेंट के अंदर। सुन्नी इत्तेहाद वालों ने हामिद रज़ा को, मतलब जो एक्चुअली सुन्नी इत्तेहाद के हैं, उनको गालम गलोच, उनको आंखें दिखाना शुरू कर दी कि भाई तुम होते कौन हो ये बात करने वाले। असल में मसला ये है कि वो तो डसे में है ना, क्योंकि डसे कैसे हुए हैं कि वापस जाएं 16 महीने की हुकूमत से भी पहले जाएं। जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ उसके नतीजे में इमरान खान की हुकूमत चली गई, इमरान खान ने इस्तीफा दिए और उनके सारे एमएनएस ने इस्तीफे दिए कि जी हमने ऑपोजिशन बेंचेस पे नहीं बैठना। और क्यों नहीं बैठना? क्योंकि इमरान खान को ऑपोजिशन बेंच में बैठना पड़ेगा, सो इस्तीफे दे दिए कि हमने आने नहीं पार्लियामेंट में। उसके बाद पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा भी तोड़ दी। क्यों तोड़ दी? क्योंकि जी हमने ऑपोजिशन में नहीं आना, हमने हुकूमत में ही रहना है। वक्त का पहिया घुमा, 16 महीने वो गुजरे, उसमें इमरान खान ने खूब अपनी सियासत की, खूब से सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी और एक शख्स ने सियासत की, उसका नाम था इमरान खान। 9 मई भी कर दिया, फौज की भी ऐसी तैसी फेर दी, रियासत की भी ऐसी तैसी फेर दी, इलेक्शन भी हो गया। इलेक्शन के बाद क्या हुआ? पार्टी भी गई, नाम भी गया, शनाख्त भी गई, हर चीज़ गई, खुद जेल में भी चले गए। और वापस क्या हुआ? वापस आकर के पार्लियामेंट में आना पड़ा और ऑपोजिशन में ही बैठना पड़ा। अब आप मुझे बताएं ये फायदे का सौदा है कि घाटे का सौदा है? सोचिए इस बारे में। तब तक मैं ज़रा अगली वीडियो का मटेरियल इकट्ठा कर लेती हूँ। खबरें मैंने आपको दे दी हैं। अभी के लिए इतना ही। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपसे अगली वीडियो में मिलते हैं।